हेलो नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इसमें हमने 20 ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि अहम रक्षा युक्तियां से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छा से समझना है कि अहम रक्षा युक्ति से आप क्या समझते हो। उसके बाद इसका आंसर लिखना है। फ्रायड के अनुसार जब मनुष्य के जीवन में किसी बाह्य खतरों से चिंता उत्पन्न होती है और इसका सामना वह यथार्थवादी तरीकों से नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में वह अचेतन रूप से अवास्तविक प्रतिरक्षा तंत्र का प्रयोग कर अपनी चिंता को कम या समाप्त करने की चेष्टा करता है। तो ऐसे युक्ति या तंत्र को अहम प्रतिरक्षा युक्ति या प्रक्रम कहते हैं। यदि ये युक्तियां सीमा से अधिक उपयोग किए जाते हैं तब व्यवहार विकृत और असामान्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, उसमें जो है ना, आपको अच्छे से सुनना है और कम से कम प्रत्येक क्वेश्चन का 2 से 3 लाइन आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आपका हेडलाइन अच्छा हो जाता है तो समझिए आपको पूरा का पूरा मार्क मिलने की संभावना होता है। इसी वजह से आप 2-3 लाइन आप जो है ना याद जरूर ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शील गुण से आप क्या समझते हैं। शील गुण व्यवहार करने का एक विशेष निश्चित एवं अस्थायी तरीका है। व्यक्ति की अस्थायी विशेषता जिनके कारण उसके व्यवहार में स्थिरता दिखाई पड़ती है, शील गुणों के नाम से जानी जाती है। हिलगार्ड इत्यादि के अनुसार शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से हैं जिसमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरस्त रूप से भिन्न प्रतीत होता है। इस प्रकार शील गुणों का आशय व्यक्ति की अपनी इच्छाओं से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता को समझाएं। सृजनात्मक क्या है। सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ होता है निर्माण करने की योग्यता, अर्थात नई चीज की रचना तथा किसी नवीन एवं मौलिक चीज़ों का उत्पादन करने की योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। इजरेली के अनुसार सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं परिचालन करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे। सोल्डन के व्यक्तित्व के 3 प्रमुख प्रकार बतलाए हैं। प्रथम है एंडोमार्फी, दूसरा है एक्टोमार्फी तथा तीसरा है मेसोमार्फी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व प्रकार को लिखे। इसका आंसर लिखेंगे। क्रेसमर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं। कृशकाय, पुष्टकाय तथा स्थूलकाय। लंबे तथा दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति को कृशकाय कहा गया है। ऐसे लोग चिड़चिड़ा मिजाज के होते हैं। पुष्टिकाय व्यक्ति का शरीर औसत कद का होता है। ऐसे व्यक्ति में एक सामान्य व्यक्ति के शील गुण पाए जाते हैं। मोटे तथा नाटे शरीर वाले व्यक्ति को स्थूलकाय कहते हैं। ऐसे लोग शांति प्रिय तथा खुश मिजाज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे। व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा
स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम है, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अन्यन होती है। तीसरा लिखेंगे, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। चौथा लिखेंगे, यह इस अर्थ में गत्यात्मक होता है कि इसकी कुछ विशेषताएं आंतरिक अथवा बाह्य स्थितिपरक मांगों के कारण परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्तित्वशील गुण का वर्णन करें। तो व्यक्ति के मुख्य शील गुण निम्नलिखित हैं। प्रथम है शारीरिक शील गुण। शरीर की लंबाई, मोटाई, रंग, रूप आदि को शारीरिक शील गुण कहते हैं। दूसरा है मानसिक शील गुण। बुद्धि, मानसिकता, मनोवृत्ति, ईमानदारी, बेईमानी आदि को मानसिक शील गुण कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, सामाजिक शील गुण। इस वर्ग के शील गुणों के अंतर्गत सामाजिकता, मानवता, सहायता, व्यवहार आदि की गणना की जाती है। देखिए आपको जो है ना इसके मेन पॉइंट याद रखना है। जैसे कुछ व्यक्तित्वशील गुण का वर्णन, तो सबसे पहले आपको याद रखना शारीरिक शील गुण, दूसरा याद रखेंगे आप मानसिक शील गुण, और तीसरा याद रखेंगे सामाजिक शील गुण। अगर आपको मेन पॉइंट याद रहेगा फिर आप उसके विषय में अपने मन से भी 2-4 पॉइंट लिख लेंगे। इसी वजह से आप मेन पॉइंट को अधिक से अधिक याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक शील गुणों के प्रकार का वर्णन करें। तो मनोवैज्ञानिक शील गुण को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, बुद्धि। यह एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक गुण है। बुद्धि का तात्पर्य एक समग्र योग्यता से है जो व्यक्ति को तर्कपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्षमता। इसका अर्थ यह क्या है? इसका जो है ना, इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति मूर्त कार्य में अधिक कुशल होता है जबकि कोई व्यक्ति अमूर्त कार्य में अधिक सक्षम होता है। इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे मनोवृत्ति। यह भी एक मानव गुण है जो विभिन्न लोगों में अलग अलग होती है। किसी की मनोवृत्ति पढ़ने के अनुकूल होती है और किसी को मनोवृत्ति प्रतिकूल होती है। मनोवृत्ति या तो सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है। इसके जो है ना, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या किया कि मनोवैज्ञानिक शील गुणों के प्रकारों का वर्णन करें। इसका प्रकार प्रथम क्या है? बुद्धि है, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है मनोवृत्ति और चौथा तीसरा तक ही है ना। इसका तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आपने मन से इसका जो आप व्याख्या करेंगे वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व में अंतर बताएं। इसका आंसर लिखेंगे, यूंग ने मानसिक शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकार में बांटा है। अंतर्मुखी व्यक्ति संकोचशील, लज्जालु तथा आत्म केंद्रित होता है। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एकांत प्रेमी होते हैं, रूढ़िवादी अधिक होते हैं तथा इनमें संबंध आवश्यकता कम होती है। ऐसे व्यक्तित्व पुराने मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, उनके विचार में दृढ़ता पाई जाती है। इसके विपरीत बहिर्मुखी व्यक्तित्व में संवर्धन आवश्यकता अधिक होती है। ऐसे लोग मिलनसार होते हैं, इसके विचार एवं व्यवहार में लचीलापन होता है, इसमें यथार्थता अधिक देखी जाती है, ये नए मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं, इनमें उदारता अधिक देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के आत्म प्रतिवेदन विधि का मूल्यांकन करें। कहते हैं कि व्यक्तित्व मूल्यांकन, देखिए ये जो है ना, ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान यानी कि मन से रिलेटेड ही है। आप इसको जितना अपने आप पर लेकर के समझेंगे उतना बेहतर से आप साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं
उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ये मन से ही रिलेटेड है कि कोई भी दुर्घटना होता है तो हमारे मन में क्या उसका प्रतिक्रिया होता है, क्या सोच उत्पन्न होता है, यही सब सोच तो लिखना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप लोग अपने ऊपर उस घटने को आजमा करके खुद से रियलाइज करके क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वो सही ही होगा। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन के आत्म प्रतिवेदन विधि का मूल्यांकन करें। इसका आंसर लिखेंगे आत्म प्रतिवेदन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के संबंध में स्वयं सूचना देता है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के विश्लेषणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। यदि व्यक्ति अपने संबंध में सही सही सूचना देता है तो उसके व्यक्तित्व का मापन बहुत सही होता है। कारण यह है कि व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं जितना सही जानकारी रखता है उतनी जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं हो पाती। लेकिन इस विधि में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक तनाव का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक तनाव का तात्पर्य उस सामाजिक स्थिति से है जिसमें समाज या समूह के सभी या अधिकांश सदस्य चिंता, अशांति तथा बेचैनी महसूस करते हैं और पेशीय तनाव के भागों से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव हमारे स्वास्थ्य को किस ढंग से प्रभावित करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि प्रतिबल हमारे स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे सहानुभूतिक तांत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाती है जिससे एड्रेनलिन तथा नॉर एड्रेनलिन मुक्त होता है, हृदय धड़कन बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, पेशीय तनाव बढ़ जाता है, रक्त का बहाव आंतरिक अंगों के अस्थिपंजर पेशियों की ओर होने लगती है, पाचन क्रिया मंद पड़ जाती है या रुक जाती है, यकृत द्वारा चीनी अधिक मुक्त होता है, व्यक्ति उच्च रक्तचाप तथा चीनी की बीमारी से ग्रसित हो जाता है तथा हृदय रोगी हो जाता है। ये व्यक्ति कुसमायोजित व्यवहार तथा मानसिक विकृतियों का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे तनाव के किन्हीं दो प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे उन घटनाओं तथा दशाओं का प्रसार बहुत व्यापक है जो तनाव से उत्पन्न करती है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जीवन में घटने वाली घटनाएं हैं जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु या व्यक्तिगत चोट, खिज उत्पन्न करने वाले दैनिक जीवन की परेशानियां जो बहुत आवृत्ति के साथ घटित होती है तथा अभिघातक घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है जैसे अग्निकांड, सुनामी, भूकंप आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव या तनाव या दबाव का सामना करने के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे प्रतिबल का सामना करना या इसे प्रवर्धित करने के कई तरीके हैं। सर्वप्रथम तरीका है कि पारिवारिक कार्यक्रम जिसमें परिवार के सदस्यों के सक्रिय प्रयास से पीड़ित को तनाव से बचाने का प्रयास किया जाता है। प्रतिबल का प्रवर्धित करने का दूसरा उपाय है व्यावसायिक व्यवहार जिसमें पीड़ित को एक उपयुक्त व्यवसाय में लगाकर उनका ध्यान प्रतिबल के संज्ञान से दूर हटाया जाता है। प्रतिबल को प्रवर्धित करने का तीसरा उपाय है संज्ञान में परिवर्तन। यहाँ विभिन्न उपायों द्वारा पीड़ित के संज्ञान में परिवर्तन लाकर उसे प्रतिबल के प्रभाव से दूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक अचेतन का अर्थ बताएं।
सामूहिक अचेतन का अर्थ बताएं। इसका आंसर लिखेंगे सामूहिक अचेतन युंग के द्वारा दिया गया संप्रत्यय है। युंग ने अचेतन को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन तथा सामूहिक अचेतन। युंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत अचेतन भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जातीय या सामूहिक अचेतन पूरे मानव जाति में एक समान पाया जाता है। सामूहिक अचेतन अचेतन का अंदर का भाग होता है, जो व्यक्ति के जन्म के समय से ही मौजूद रहता है। सामूहिक अचेतन में व्यक्ति के पूर्वजों की इच्छाएं तथा उनके अनुभवों से उत्पन्न प्रभाव सन्निहित रहते हैं, जो व्यक्ति के संस्कार कहलाते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसको आप कहानी तौर से सुनेंगे और इसका क्वेश्चन को आप नोट करके और अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। जितना आप लिखने का प्रयास करेंगे, जितना आप आदत डालेंगे लिखने का, उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। इसी वजह से आप क्वेश्चन को देखें, समझें और अपने से लिखने का जरूर प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान अनुकूलन संलक्षण क्या है। इसका आंसर लिखेंगे हंस सेलिए ने दबाव यानी कि तनाव के दैहिक परिमाणों की व्याख्या करने के लिए एक विशेष पैटर्न, जिसे सामान्य अनुकूलन संलक्षण कहा गया है, का प्रतिपादन किया है। इस मॉडल के अनुसार तनाव की तीन अवस्थाएं होती है। प्रथम है सचेत प्रतिक्रिया की अवस्था, दूसरा है प्रतिरोध की अवस्था तथा तीसरा है परिशांति की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दबाव कितने प्रकार के होते हैं। तो दबाव या प्रतिबल के कई प्रकार हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। प्रथम है भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव, दूसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। तो भौतिक एवं पर्यावरणीय दबाव क्या है, तो इसको लिखेंगे भूख कम लगना, शारीरिक प्रतिबल महसूस करना, चोट लग जाना आदि भौतिक प्रतिबल है। इसी प्रकार शोरगुल, वायु प्रदूषण, अत्यधिक गर्मी या सर्दी आदि पर्यावरणीय दबाव है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दबाव। इस तरह के दबाव के स्रोत आंतरिक होते हैं, जैसे द्वंद्व, चिंता, कुंठा आदि से उत्पन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार तथा प्रतिबल या दबाव के संबंध का वर्णन करें। इसका आंसर लिखेंगे संतुलित आहार व्यक्ति की मन स्थिति को ठीक कर सकता है, ऊर्जा प्रदान कर सकता है, रोगों से रक्षा कर सकता है, प्रतिरक्षक तंत्र को सशक्त बना सकता है तथा व्यक्ति को अधिक अच्छा अनुभव करा सकता है, जिससे वह जीवन में दबावों का सामना और अच्छी तरह से कर सके। कुछ व्यक्ति पौष्टिक आहार तथा वजन का रख रखाव सफलतापूर्वक कर पाते हैं, किंतु कुछ अन्य व्यक्ति मोटापे के शिकार हो जाते हैं। जब हम दबावग्रस्त होते हैं तो हम आराम देने वाले भोजन, जिनमें प्रायः अधिक वसा, नमक तथा चीनी होती है, का सेवन करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे अंतर समूह संघर्ष में दो या दो से अधिक समूहों के बीच इस ढंग की अंतरक्रिया होती है, जिसमें लोग किसी न किसी ढंग से एक दूसरे का विरोध करते हैं तथा एक दुर्लभ या असंगत की प्राप्ति करने के लिए एक दूसरे पर सामाजिक सत्ता का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि अंतर समूह संघर्ष यानी कि सामाजिक संघर्ष तथा सामाजिक तनाव के बीच अंतर बताएं। तो इसका आंसर लिखेंगे सामाजिक संघर्ष तथा सामाजिक तनाव के बीच निम्नलिखित अंतर हैं। प्रथम लिखेंगे कि सामाजिक तनाव वास्तव में कभी दो समूह या समाजों के बीच होता है और कभी एक ही समाज या समूह में होता है। दूसरी ओर समूह संघर्ष हमेशा दो
समूहों या समाजों के बीच होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सामाजिक तनाव के लिए संघर्ष आवश्यक नहीं है, यह बिना संघर्ष के भी हो सकता है, लेकिन अंतर समूह संघर्ष के लिए तनाव आवश्यक है, यह बिना तनाव के नहीं हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि समूह संघर्ष अथवा अंतर समूह संघर्ष का संबंध प्रायः परस्पर विरोधी लक्ष्य से होता है, लेकिन सामाजिक तनाव में यह आवश्यक नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कराए हैं। इसमें से आपको कितना तैयारी है वो आप भली भांति जानते होंगे कि आपने कितना तैयारी की है। इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो है ना क्वेश्चन को देखें और खुद से लिखने का प्रयास करें। अभी आप जितना लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसी वजह से आप लिखने पर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।